एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है, पहले तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से एटम जो है वो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया और उसमें क्या-क्या बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। क्या-क्या बातें आप लोगों को करनी चाहिए, सारी बातों को मैंने यहाँ पे बुलेट में नोट कर लिया है। अब आप यहाँ देखिएगा, इस चैप्टर में जब हम आगे मूव कर रहे होंगे, तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। चैप्टर के पहले पार्ट में मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कवर किया गया। और उसके बाद चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसको लॉजिकल पार्ट भी कहा जा रहा होता है, उसमें मैं आप लोगों से जो लॉज हैं डेटा रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको डिस्कस करूँगा, सही है। और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सामने शीट नज़र आ रही है आपको, जो स्लाइड, इसमें इस चैप्टर के एक पार्ट का कंक्लूजन है कि वो सारे पार्ट में बारी-बारी ये पूरे डिटेल है एक्चुअली, जिसको यहाँ पे कंक्लूड करके लिखा हुआ है। तो मैं ये चैप्टर का एक पार्ट आपके सामने रख दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट सुना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि हमारे पास चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, लेट्स से ये हमारे पास ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक हो गया। ये बैटरी सोर्स से ऑब्वियसली कनेक्टेड होंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है, सही है जी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, माइकल मगर फैराडे ने ये बात ऑब्जर्व की कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो एक प्लेट का जो मास है वो बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी प्लेट का मास कम होता चला जा रहा है, यानी एक पर आके अमाउंट डिपॉजिट होती चली जा रही है और दूसरे से अमाउंट लिबरेट हो रही है। अगर तो ऐसा ही होता है ना, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को भेज दूंगा। इस नोट में ये स्लाइड्स में बुलेट्स में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनको मेमोराइज कर लें तो इट वुड बी बेटर। जब माइकल फैराडे ने ये सारा काम किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जब उसने किसमें से, यहाँ पे देखिएगा मेरा पॉइंटर से आप जरा इसको देखिएगा, मैं पॉइंटर से आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। ये देखिए, जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाके अटैच होना शुरू हो गए, तो जब माइक फैराडे ने ये वाला एक्सपेरिमेंट, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके पास गैस बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हमारे पास डिपॉजिट नहीं होगा, वहां से गैशियस फॉर्म में लिबरेट कर जाएगा, मतलब इवॉल्व हो जाएगा, सही है जी। मेहरान, बात समझ आई। तो जब हमारे पास फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहा था, उसने बोला कि मैंने ये बात ऑब्जर्व की है कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं
during the process of electrolysis. अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर इस कैथोड पे आके मुसलसल पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिपॉजिट होता चला जा रहा है, ठीक है, डिपॉजिट होता चला जा रहा है, डिपॉजिट होता चला जा रहा है, ठीक है ना, तो इसकी अमाउंट बढ़ रही होगी। और इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होता चला, भी अमाउंट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। नहीं बल्कि सॉरी, इसको इस तरीके से करें कि यहाँ से, मतलब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए इस तरफ आ रहे हैं और तो बेटा जब हमारे पास मुसलसल अमाउंट बढ़ती चली जा रही थी तो फैराडे ने इस बात को कंक्लूड किया कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कुछ चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। अच्छा, ही वाज नॉट श्योर कि चार्ज पार्टिकल कौन से हैं। लेटर ऑन इन चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया एज इलेक्ट्रॉन स्टोनी की तरफ से, यानी एक इंडिकेशन मिली फैराडे के एक्सपेरिमेंट से कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये बात मानी जाती थी कि एटम से छोटी कोई भी चीज होती ही नहीं है, लेकिन जब फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद ये बात जो है वो खत्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन से भी कोई छोटी चीज होती होगी, सॉरी एटम से भी कोई छोटी चीज है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए उसने एक बात ये ऑब्जर्व की कि एक इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का डिक्रीज होते चले जा रहा है, जिससे ये बात उसने कंक्लूड की कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। और यानी यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में एक क्लू मिला, ठीक है। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट से सिर्फ हमें एक चीज का पता लगा, वो ये कि जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक की बात समझ आई आप लोगों को या नहीं? जी बेटा आगे बढ़ो। अब जब हमारे पास फैराडे के एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रोलिसिस थी, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि आयंस अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, उससे पता ये लगा कि हमारे पास एटम जैसी भी कोई छोटी चीज होती होगी जो कि हमारे पास, और ये इनके पास कोई ना कोई चार्ज भी है, जब भी तो वो अपोजिट प्लेट की तरफ मूव करें। यहाँ तक की बात किसको समझ नहीं आ रही? अब उसी बात को ठीक करने के लिए या उसी बात के ऊपर फर्दर स्टडी करने के लिए विलियम क्रूक्स ने, अरे यार ये क्या हो गया, स्क्रीन पे मार्क बन गया।
अच्छा जी, इसी बात को फर्दर स्टडी करने के लिए विलियम क्रूक्स नामी बंदे ने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अच्छा, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का तरीकेकार ये है कि आप इस ट्यूब को अगर गौर से देखें तो इस ट्यूब में आपको क्या-क्या चीजें नजर आ रही हैं। इस ट्यूब में आपको एक कैथोड नजर आ रहा है, नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट नजर आ रही है। ये हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स से कनेक्ट हुए हुए हैं और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है। ये एक ग्लास की प्लेट बनी हुई है, मतलब एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है ये, और इसकी ये सारी कंपोजिशन है। अच्छा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास देखें, अगर ये ट्यूब खाली है तो इन दोनों प्लेट के बीच में क्या चीज मौजूद होगी? इन दोनों प्लेट के बीच में क्या चीज मौजूद होगी? एयर मौजूद होगी। और अगर एयर मौजूद है तो दो प्लेट्स के बीच में जब एयर मौजूद है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं दे रहा। एक्चुअली ये जो वैक्यूम पंप है, इसको वैक्यूम पंप को लगाने का मकसद ही ये है कि हमारे पास हम यहाँ से एयर को इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर मौजूद है उसको वहां से पंप आउट करें। और जब हम इसको पंप आउट करना शुरू करेंगे तो इन दो प्लेट के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू होगा। और जब वो वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया तो अब जैसे जैसे अगर एयर हाई प्रेशर पे है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होने देगा। इसीलिए हमने इसको एवैक्यूएट करना शुरू किया। अच्छा लफ्ज यूज किया, लिया आपने, एवैक्यूएट। जब हमने इसको करना शुरू किया तो इसमें जो एयर के पार्टिकल है जब इससे बाहर निकल गए तो एक ऑब्जर्वेशन ये आई कि एनोड के ऊपर एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस होने लग गया जब प्रेशर कैसा था, बहुत ही ज्यादा कम था। ऊपर ये बात मेंशन हुई हुई है कि एयर और गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अनलेस ए हाई वोल्टेज अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड। ये जो बैटरी सोर्स यहाँ लगा हुआ है ना, ये अराउंड 5000 टू 10,000 होता है। इतना हैवी वोल्ट अप्लाई किया जा रहा होता है। जी जी, अभी सिर्फ वही पड़ा। तो इतना हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। जब इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया और प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो एनोड पर एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस होने लग गया। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कैथोड से कुछ पार्टिकल ओरिजिनेट हुए और वो मूव करते हुए आके स्ट्राइक किए एनोड से। जब वो स्ट्राइक किए तो वो एक ग्रीन अपीयरेंस वहां पर नजर आ रही है। अगर तो कैथोड से एनोड की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी उसके अपने ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज मूव करती हैं और उन रेज के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उन रेज के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये गैस जो वेरी कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो जरूरी नहीं कि हर बार एक ही जैसी गैस हो, हम डिफरेंट गैसेस को भी रख के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। लाइन एक्सपेरिमेंट वाली बात है कि ना, तो उस पर ज्यादा क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। ठीक है ना? तो जी, जहां तक किसी बच्चे को परेशानी है, अब अगली स्लाइड जरा आप देखिएगा, वहां पे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखें जरा, बिल्कुल चेंज होगी। अच्छा, जरा यहाँ देखिएगा, इस स्लाइड में आपको क्या नजर आ रहा है? इस स्लाइड में ये बात नजर आ रही है कि जब ऑर्डिनरी प्रेशर था तो किसी किस्म की कोई आपको, अभी अभी प्रोटॉन भी डिस्कवर कर लेंगे, रुक तो जाओ। तो प्रेशर, ऑर्डिनरी प्रेशर कितना होता है?
जरा बताइएगा ऑर्डिनरी प्रेशर कितना होता है? ऑर्डिनरी प्रेशर होता है 1 atm। जब 1 atm प्रेशर पे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, किसी किस्म की कोई अपीयरेंस नहीं आती। ठीक है, हुज़ैफा आप अपना सवाल मुझसे लास्ट में लाजमी कीजिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। जब हम प्रेशर को रिड्यूस करते करते 0.001 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी तक ले आए, बिल्कुल लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, और वो ग्लो किसकी वजह से? ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस था। अच्छा, जो रेज नेगेटिव को नेगेटिव रेज कैथोड रेज का नाम भी दिया जा रहा होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगली बात सुनिएगा। इस वक्त आपके इस वक्त आपके सामने जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आपको कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों तक मुझे कन्वे करनी है। पहली बात तो ये कि जब मैं इस इन दो प्लेट्स के बीच में इन दो प्लेट्स के बीच में अगर इन दो प्लेट के बीच में कोई ओपेग ऑब्जेक्ट रख दूं, तो उस ओपेग ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो कास्ट हो रहा था, जो कि इस बात की दलील है, जो कि इस बात का सबूत है, इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। पहला पॉइंट देख लें। ठीक है, अगली बात। अच्छा, ये कुछ आसान बातें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद ये देखिएगा, इन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं। अगली बात, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की करके देखी, तो हमारे पास ये बात ऑब्जर्व की गई कि ये जो हमारे पास रेज है वो दोनों फील्ड में ही डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो आप इस पॉइंट को अगर देखें और इस पॉइंट को अगर देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं कि द कैथोड रेज आर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अगली बात क्या लिखी हुई है? These rays can be deflected by an electrostatic field। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई परेशानी है तो प्लीज बता दो। एनीवन? जी रयान? अच्छा जी, अजान हो जाए जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी हम सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट उसके ऊपर लगा दें। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा 2 मिनट अजान का वक्फा ले।
जी बेटा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा आप लोग एक काम ये करो कि साथ साथ ना बुक भी अपने पास रख लो जरा। बुक लेकर आ जाओ जरा अपने पास, फर्स्ट ईयर की ना। मैं भी जरा उठा लेता हूँ किताब। मेरी किताब कहाँ है? अच्छा पेज नंबर आप लोग देखें। 76 खोल लें जरा। पेज नंबर 76। वहां पे कुछ डायग्राम्स भी बनी हुई है जिससे बेहतर विजुअलाइजेशन आ जाएगी आपके पास। जब हम बुक बुक बेटा बुक रयान बुक, जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दोनों ही केसेस में हमारे पास ये कैथोड रेस क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अच्छा अगली बात जरा सुनिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है दे इमर्ज फ्रॉम कैथोड एंड कैन बी फोकस्ड बाय अ कॉनकेव कैथोड। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये बात समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो मैं एक काम ये करूं, अगर तो मैं एक काम ये करूं, ये जो कैथोड आपको नजर आ रहा है यहाँ बना हुआ, इसको कॉनकेव बना दूं, इसको कॉनकेव बना दूं, तो ये जो हमारे पास रेज आ रही हैं ये ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगी, ज्यादा जाके एनोड पे स्ट्राइक करेंगी। कॉनकेव इलेक्ट्रोड, कॉनकेव शक्ल का बना हुआ, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ कि इस तरीके से एक कैथोड, ये मैं मेरी डायग्राम में थोड़ी सी इम्परफेक्शन है, काफी ज्यादा इम्परफेक्शन है। इस तरह का कैथोड बनाऊं तो वो जाके सारी स्ट्राइक करेंगी एनोड से, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बोल दो भाई। अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट को जरा एक बार फिर से पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? दे इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम कैथोड एंड कैन बी फोकस्ड बाय ए कॉनकेव कैथोड। सही हो गया। अगली बात जो आपके पास लिखी हुई है, दे द रेज पेनिट्रेट स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर, यानी इनके अंदर पेनिट्रेशन पार भी होती है। सही है। अब एक और बात मेरी सुनिएगा, अगर मैं इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक लाइट वेट फैन, एक लाइट वेट फैन रख दूं, छत का पंखा नहीं उतार के लगाना, एक लाइट वेट फैन अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो मैं ये बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये लाइट वेट फैन खुद ब खुद मूव कर रहा है जब इससे आके ये कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही हैं। अगर ये कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही हैं और ये मुसलसल मूव कर रहा है, इसका मतलब कैथोड रेज के पास कौन सी नेचर है? पार्टिकल नेचर है। मेरी बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? तो अब आप यहाँ देखो, वो नहीं, बचपन में ऐसा होता था कि मतलब छोटे होते हैं वो डंडी के आगे कागज का पंखा लगा के उसको लेके भाग रहे होते थे।
वो पंखा खुद ब खुद ही घूम रहा होता था। वो क्यों घूम रहा होता था? जब हम उस पंखे को लेके भाग रहे हैं तो एयर के पार्टिकल आके उससे स्ट्राइक करेंगे, और वो पार्टिकल जब उससे स्ट्राइक करेंगे तो वो मूव करने लग जाएगा। यानी एयर के पास पार्टिकल नेचर भी होती है। इसी तरीके से अगर आप में से किसी ने टरबाइन देखा हो, टरबाइन देखिए कभी? टरबाइन क्या होता है? उसके जो पंखे हैं वो खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं। एक्चुअली एयर आके उससे स्ट्राइक करती है, और जब एयर उससे स्ट्राइक करती है तो उसके वो जो फैन है वो खुद ही मूव करने लग जाता है, यानी एयर के पास पार्टिकल नेचर है। अब आप जरा बेटा ये वाला पॉइंट पढ़ें जिसके ऊपर मेरा एरो है। ये देखो, दे द रेज कैन एक्सर्ट मैकेनिकल pressure showing they possess kinetic energy, showing they possess kinetic energy। ठीक हो गया। और एक और बात ये कि ये जो रेज हैं इनका इनको लेटर ऑन जो है इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है। अजान पहले नहीं हो गई थी, फिर हो रही है। एक्चुअली मैं जहाँ बैठा हूँ अजान की आवाज नहीं आती। और पढ़ ले बेटा, ठीक है, मतलब पाने वाले। अच्छा जी, ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इन रेज के अंदर, किन रेज के अंदर? कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिनका चार्ज टू मास रेशो 6 है। और आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि पेज नंबर जरा नोट करें। पेज नंबर 81, पेज नंबर 81, और उसके ऊपर चैडविक एक्सपेरिमेंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। वहां पे अगर आप देखें तो ABC करके कुछ लिखा हुआ है, नजर आया? ये देखें, मैंने वीडियो शेयर किया है अपनी, और ये देखें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। सही है जी। तो ये वाली इंफॉर्मेशन बेटा इसको याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली जो सबसे लास्ट बात है ना, इसको जरा गौर से समझना है। इस पॉइंट के अंदर एक पूरी डिटेल है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझानी है। अब मेरी बात जरा आगे वाली गौर से सुनिएगा बेटा। देखिए, जब विलियम क्रूक्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने ये बात देखी कि एनोड पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। जिस वक्त वो लोगों को अपना एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा था तो उस वक्त एक बंदे ने ये सोचा कि यार जिस तरह एनोड पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड पे भी तो होता होगा ग्लो प्रोड्यूस। और उस बंदे का नाम था गोल्डस्टीन। उस बंदे का नाम था गोल्डस्टीन, जिसने ये सोचा कि यार, अच्छा जाहिर सी बात है विलियम क्रूक्स अंधा तो था नहीं कि जो उसको एक तरफ का ग्लो नजर आ गया दूसरे का ग्लो नजर नहीं आ रहा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पे इन दो प्लेट्स के बीच में जब 0.001 मिलीमीटर
प्रेशर है उस वक्त बहुत थोड़ी अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में कुछ पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। डू यू अग्री? अच्छा, अब अगर ऐसा है तो अगली बात जो है बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुननी है। मैं आपको एक छोटी सी ना यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक मिनट प्लीज दीजिएगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ देखिएगा, इस चीज को जरा गौर से समझना है। गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसने सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया घर जाके, और उसने ये कहा कि मैं एक काम ये करता हूँ। देखिए, कीप इन माइंड, ये जो आपके पास है ना, ये कैथोड है, सही है, और ये जो है ये एनोड है। कैथोड कौन सा है? परफोरेटेड कैथोड है, छन्नी वाला, जिसमें सुराख है, और एनोड सर्कुलर है। अच्छा भाई, जब इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से लगाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो बीच में एयर के पार्टिकल्स या गैस के पार्टिकल मौजूद है, और वो इलेक्ट्रॉन जाके उस गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे। उस गैस के पार्टिकल से जब वो स्ट्राइक करेंगे तो जिस तरह से हमारे पास कैरम बोर्ड में होता है कि वो स्ट्राइकर जाके जब उस, क्या कहते हैं उसको, गोटी से टकराता है, मुझे नहीं पता, उससे टकराता है तो वो उसको अपने साथ लेता हुआ चला जाता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड है जो कैथोड से निकला, वो उस गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक किया और वो उसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेता हुआ चला गया। जब उसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेता हुआ चला गया वो, तो बीच में पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। डू यू अग्री और नॉट? इसको जरा देखिएगा बेटा, ये देखिए बीच में कुछ गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, अब वो जाके स्ट्राइक करेगा किससे? गैस के पार्टिकल से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक किया गैस के पार्टिकल से, वो पार्टिकल फौरन कैथोड की तरफ आने लग गए। यही बात आपने ऑब्जर्व की, दोबारा देखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला और वो जाके स्ट्राइक किया गैस के पार्टिकल से, गैस के पार्टिकल फौरन कैथोड के पास आने लग गए। ऐसा ही हुआ, ये देखें, ये जैसे स्ट्राइक किया तो ये पार्टिकल आगे किससे स्ट्राइक करने लग गए? कैथोड से, और पीछे जाके ग्लो प्रोड्यूस करें। अब ये क्या हुआ? ये एक्चुअली ये सीन था कि जब गैस के पार्टिकल पे जाके इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, वो उसका इलेक्ट्रॉन वहां से ले गया और रह गया पॉजिटिव चार्ज, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हुई। इस आयोनाइजेशन की वजह से हमारे आयोनाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ आयोनाइजेशन की वजह से, और इस आयोनाइजेशन की वजह से ही पॉजिटिव रेज बनी। ये कॉन्सेप्ट कहना गलत है कि जिस तरीके से
मूव करते हैं, उसी तरह एनोड से कैथोड की तरफ नहीं। असल में क्या होता है, कैथोड से ही मूव करते हुए आ रहे होते हैं। वो स्ट्राइक करते हैं गैस से, और जब वो स्ट्राइक करेंगे गैस से तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ट्यूब के बीच में, वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई। तो क्या मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि पॉजिटिव रेज जो है वो डिपेंड करती हैं कौन सी गैस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोड के दरमियान? ठीक है भाई। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रोड के दरमियान मौजूद गैस की नेचर पे। जबकि नेगेटिव रेज, जिनको कैथोड रेज कहा जाता है, वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करते। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ या नहीं? अभी उसकी तरफ भी आते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ भी आते हैं। देखें भाई, मैं ये कह रहा हूं, ये 1900 उधेड़ की बातें। 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने ये देखा इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड से, वो गैस से जाके स्ट्राइक किया, तो फौरन से गैस के पार्टिकल आके कैथोड से टकराने लग गए। एक्चुअली गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे? गैस के पार्टिकल किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे? ये वाला एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। अब मेरे पास इससे रिलेटेड एक और चीज भी है आप लोगों के पास, जरा देखिएगा। ये मुझे बड़ा स्विच करना पड़ा आज, चलें कोई नहीं, समझ आ जाएगा। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं कितना अच्छा से ये स्माइल कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये हैं पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। देखिए, कुछ गैस के पार्टिकल मौजूद हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच में परफोरेटेड मेटेलिक डिस्क लगी हुई है जो कैथोड है। ठीक है, और वहां पे सर्कुलर मेटेलिक डिस्क लगी हुई है जो एनोड है, और बीच में मौजूद हैं रेजिडुअल गैस पार्टिकल। ये आ गए रेजिडुअल गैस पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से? कैथोड से। ये स्ट्राइक करेगा गैस से, वो देखें पॉजिटिव चार्ज बना, और अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। आई समझ में? जब इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक, ये देखें, अभी ये इलेक्ट्रॉन गैस से स्ट्राइक करने जा रहा है। ये जैसे ये स्ट्राइक करेगा, गैस के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन भी साथ लेके जाएगा, पॉजिटिव आयन बना, और वो जाके स्ट्राइक करना शुरू हुआ कैथोड से। ये मूव करते हुए जा रहे हैं किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और पीछे ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ आई आप लोगों को? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात को बेहतर अंदाज में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो क्या हमारे पास पॉजिटिव रेज, क्या हमारे पास पॉजिटिव रेज गैस की नेचर पे डिपेंड करती हैं या नहीं? बताएं भाई।
पॉजिटिव रेज डिपेंड करती है गैस की नेचर पे, जबकि कैथोड रेज गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये पढ़िएगा। अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़िएगा। अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़िएगा। लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कैथोड रेज गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि पॉजिटिव रेज गैस की नेचर पर डिपेंड करती हैं। अब ये पॉइंट ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। These rays were seen neither to depend upon the material of which the electrodes are made nor upon the gas which is filled in the tube। यानी जो गैस बीच में मौजूद है उसकी नेचर पर भी ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल पे करा होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास जो पॉजिटिव रेज हैं वो दोनों ही चीजों पर डिपेंड करती हैं। बोलो बेटा, बात समझ आ गई या नहीं? ठीक हो गया। अच्छा, 5 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या चीज? कौन सी? गैस जो कि फिल्ड होती है इलेक्ट्रोड के बीच में। अच्छा भाई, अब आप जरा यहाँ देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। ऊपर वाले 2 पॉइंट पढ़ो। क्या लिखा हुआ है पहले वाली बात में? पहली वाली बात में क्या लिखा हुआ है? फेराडेज एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही हुआ था कि फेराडे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अच्छा
मैं ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हमें क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा था, क्योंकि गोल्डस्टीन ने क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया था। सही। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को जी फैराडे ने बोला कि ऐसा कुछ होता है और विलियम क्रूक्स ने उसको डिस्कवर कर दिया। अब अगली बात, मुझे अच्छा एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? ये देखें, इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था? सॉरी, स्टोनी ने। ठीक है, अब आते हैं अगली बात की तरफ। ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा जी, अब अगली बात की तरफ मूव करते हैं। देखें जी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। अभी जरा बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ लें, सारी चीजें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। भाई, एक बंदा था जिसका नाम था हेनरी बैकरल। इससे रिलेटेड आप लोगों ने कुछ ना कुछ सुना हुआ भी होगा, हेनरी बैकरल से रिलेटेड, कि हेनरी बैकरल जो है वो फ्लोरेसेंट के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करने वाला बंदा था। ये बहुत ज्यादा कीन था कि ये क्या करे, इस तरीके के एलिमेंट मतलब फ्लोरेसेंट के बारे में डिस्कवरी, जो स्टडी है वो करे। हुआ ये कि हेनरी बैकरल अपनी लैब में काम कर रहा था। वो अपने पुराने जमाने के कैमरा देखे थे जिसमें रीलें लगी हुई होती थी। आप लोगों को याद होगा कि बहुत पुराने जो मतलब कैमरास आते थे, ठीक है ना, उसमें क्या होता था कि रील लगी हुई होती थी और उस रील के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट होती थी। ठीक है ना, जैसे आप ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, ये वाला कैमरा। सही है ना, ये इस तरह रील होती थी और उस रील के अंदर ये फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई होती थी। सही है जी। अब होता क्या है कि अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करे ना, तो इस पे स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है जी, इस पर क्या बन जाते हैं? स्पॉट्स बन जाते हैं। पूरी बात तवज्जो से सुनिएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा कि जितना आज पढ़ाया है, आज ही उसको किताब से पढ़ लें। आज ही उसको किताब से पढ़ लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, तो हेनरी बैकरेल अपनी लैब में काम कर रहा है और वो जाहिर सी बात है जब वो घर गया रात को, अगले दिन वो आया और उसने ये देखा कि उसकी जो फोटोग्राफिक प्लेट्स है उसके ऊपर स्पॉट पड़े हुए हैं। स्पॉट जो पड़े हुए हैं उसने, अच्छा उसने इतना नोटिस नहीं किया। ठीक है, उसने बोला खराब हो गई होंगी, उसने फेंक दी उठा कर और नई फोटोग्राफिक प्लेट यूज करने लग गया। फिर दोबारा जब वो सारा काम कर कर आके वापस घर जाता है, अगले दिन सुबह जब वो आया तो उसने फिर वही देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट फिर से खराब पड़ी हुई है। देखिए, अगर कोई भी काम एक बार हो गया, ठीक है, आप उसको बोलेंगे पता नहीं क्यों हो गया, आप उसको नोटिस भी नहीं करेंगे। सेकंड टाइम जब वही काम होगा तो अब आपको वो अनयूजुअल लगेगा कि ये शायद किसी वजह से हुआ है। तो उसने ये सोचा कि हो सकता है मुझे कोई तंग कर रहा हो कि मेरी लैब में आके मेरी चीजें खराब कर रहा है, या फिर
क्या कहते हैं, मेरी लैब में कोई ऐसा पार्टिकल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो की था मुख्तलिफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने पहले ये सोचा कि यार हो सकता है मेरी लैब में कोई आता हो और वो आके चीज़ें ख़राब करा हो। पूरी रात वो रुका रहा। वो ये देखता है कि लैब में कोई आया भी नहीं और कोई चेंजेस, मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं कि उसने कुछ देखा हो, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट पे फिर से स्पॉट पड़े हुए थे। यानी अब उसको ये बात तो कंफर्म हो गई कि यार मेरी लैब में कोई आता नहीं है, लैब में ही शायद कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि इसको फोटोग्राफिक प्लेट को मुसलसल खराब कर रहा है। तो पूरी लैब का अच्छे से उसने जब जायजा लिया तो उसको पता ये लगा कि उसकी लैब में इस किस्म का पार्टिकल मौजूद है, पिच ब्लेंड, और इसमें से इनविजिबल रेज का, अच्छा, अब जब इनविजिबल है तो उसको कैसे नजर आई? उसको नजर नहीं है, एक्चुअली फोटोग्राफिक प्लेट, जब उसने इस पिच ब्लेंड के सराउंडिंग में फोटोग्राफिक प्लेट रखी तो फोटोग्राफिक प्लेट फौरन से ही खराब हो गई। यानी इस पार्टिकल में से कुछ इनविजिबल रेज का इमिशन हो रहा था और वो रेज जाके स्ट्राइक करी थी किस चीज से? फोटोग्राफिक प्लेट से, और उसके ऊपर स्पॉट बना रही थी। तो उसने ये बात कही, ये हमारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज इमिट हो रही होती हैं और इसी की आइसोलेशन से रेडियम बना। ठीक है, इसी की आइसोलेशन से रेडियम बना। मूविंग फॉरवर्ड, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हेनरी बैकरल ने ये कहा कि कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें से मुसलसल इनविजिबल रेज का इमिशन होता रहता है, और जब इनविजिबल रेज का इमिशन हो रहा है तो वो पार्टिकल मुसलसल डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब समझते हैं आप लोग? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? टूट फूट हो जाना। तो कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसमें से इनविजिबल रेज का एमिशन हो रहा होता है। इन पार्टिकल को, शाबाश, बहुत जबरदस्त वर्ड यूज किया, डॉटर एलिमेंट में टूट जाना। मतलब एक पेरेंट एटम डॉटर एटम के अंदर, डॉटर एलिमेंट के अंदर टूट रहा है। एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट के अंदर टूट रहा है, तो इस चीज को डिसइंटीग्रेट होना कहते हैं, और ये रेडियो एक्टिविटी है। अभी आप लोगों ने फिजिक्स में जो न्यूक्लियर रेडिएशन का चैप्टर पढ़ा है ना, उसी की सारी चीजें यहाँ पे थोड़ी बहुत आ जाएंगी। वो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। यानी छोटे एलिमेंट में ब्रेक हो जाना बेटा। अब अगली बात सुनिएगा। अब एक बात मेरी याद रखें, रेडियो एक्टिव रेज को हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? रेडियो एक्टिव रेज को हम क्या कर सकते हैं? रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। और रेडियो एक्टिव रेज को कंट्रोल करने के लिए उसको लेड के बॉक्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? लेड के बॉक्स में रखा जाता है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट एलिमेंट्स आफ्टर लेड इन द पीरियोडिक टेबल आर नेचुरल रेडियोएक्टिव। ये तो बात लर्निंग पॉइंट आ गया। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट को लेड में रखा जाता है। लेड क्या करता है? उसमें अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है तो उसकी रेज को बाहर आने नहीं देगा। ठीक है जी। हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट को किस में रखा? लेड के ब्लॉक में।
और उसके आगे एक नैरो ओपनिंग करके उस नैरो ओपनिंग में के आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। चेक करें आप, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें। और आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, नहीं 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 नहीं, जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी तो हमने ये देखा कि कुछ स्पॉट्स यहाँ प्रोड्यूस हुए, कुछ स्पॉट्स यहाँ प्रोड्यूस हुए, और कुछ स्पॉट बिल्कुल स्ट्रेट जाके, बिल्कुल उस जहाँ पे हमने ओपनिंग की थी ना, जहाँ पे हमने ओपनिंग की थी उसके बिल्कुल सामने जाके वहां पे स्पॉट्स प्रोड्यूस होने लग गए। तो यहाँ से ये बात कंक्लूड की गई कि जो रेज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, जो रेज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जो रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, उनके पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो कंफर्म हो गई। तो आप जरा पढ़ें, रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही है, वो एक अलग चीज है, वो आगे पढ़ना है बेटा फिल्जा, वो आगे पढ़ना है। यहाँ से हमने ये बात कर ली कि रेडियो एक्टिविटी से हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को कंफर्म कर लिया। ब्रदर, रेडियो एक्टिविटी से हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को क्या कर लिया? कंफर्म कर लिया। मैं एक बार फिर पीछे की तरफ जाता हूं और तीसरा पॉइंट जरा पढ़ें। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी फर्दर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। अब सवाल, यहां से दो सवाल उठे कि भाई ये जो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाके स्ट्राइक कर गए, जिनको गैमा रेस का नाम दे रहे हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नंबर वन। और कि नंबर टू ये कि हमारे पास नंबर टू ये कि हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे रेस करता हूँ, जरा सुनिएगा। पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करने, और उसके बाद जो है उसका जवाब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। पहले ये कहा जाता था कि किसी भी एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉन होते हैं ना, वही उसका मास होता है। सही है? यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। और इत्तेफाक से हाइड्रोजन के केस में ये बात ठीक भी है कि हाइड्रोजन का मास जो है वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। बात समझ आ रही है ना? तो लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी कि एटॉमिक मास जो है वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जिसको जाहिर करते हैं किससे? जेड से। अब जरा सुनिएगा, हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? शाबाश बेटा, हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं। हीलियम की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है ना, तो इसमें कितने प्रोटॉन आ गए? दो। क्या ये बात कही जा सकती है कि अगर मैं लेट से यहाँ पे एक तराजू बनाऊं, मैं यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन रख दूं,
और एक हीलियम रख दूं, दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, होना तो चाहिए ना बराबर। लेकिन असल में पता है क्या सीन था, असल में सीन ये था, यानी दो हाइड्रोजन के मुकाबले में हीलियम क्या था, भारी था। दो हाइड्रोजन के मुकाबले में हीलियम क्या था, भारी था। यानी ये वाली बात गलत हो रही है, ये वाली बात तो गलत हो रही है कि जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका मास होगा। तो अब यहाँ पे एक बात की जरूरत महसूस हुई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल होता है और उसका मास ऐड होगा तो एटॉमिक मास बनेगा। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि भाई एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सही है ना, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक मास बराबर है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो यहां से हमें जरूरत महसूस हुई कि एक और पार्टिकल को डिस्कवर किया जाए। ठीक है जी, ये एक आर्गुमेंट हो गया, ये दूसरा आर्गुमेंट ये वाला था। अब ये सारी बातों को सामने रखते हुए जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म की। अच्छा यहाँ पे प्लीज ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसको एच ही लिख लीजिएगा, ये हीलियम की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप में से कोई इसको प्रिंट आउट निकाले तो यहाँ पे एच ई कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि हम एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करें, और इस वक्त आपको जो ये इक्वेशन बनी हुई नजर आ रही है ये डीके की है। मैं उस पर्टिकुलर डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा, ठीक है ना। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, जेम्स चैडविक ने जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की तो उसने ये देखा कि कुछ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल इवॉल्व हो रहे हैं और इनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। यहां से हमारे पास न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है। आप देखें एक छोटी सी बात, पूरा लेक्चर यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे पूरा लेक्चर घूम रहा है। Faraday experiment indicates the existence of electron. Crookes cube experiment show the presence of electron and proton. Radioactivity further confirms the presence of electron and proton. Chadwick experiment shows the presence of neutron. अब एमसीक्यूज कैसे आते हैं इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से बात करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लें फिर इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन भी याद रखनी है, बस यहाँ पे हीलियम लिख लीजिएगा, ये एच ई कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, हीलियम लिख लीजिएगा। अच्छा अब आप यहाँ देखें, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए तो अगली डिबेट ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ पर हैं या इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इस बात का जवाब देने के लिए
सबसे पहले जिस बंदे ने क्या कहते हैं काम किया, उसका नाम था हमारे पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया जा रहा होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसलिए भी कहा जा रहा होता है कि उसमें उसने गोल्ड का फॉइल यूज किया था। ये देखें, ये गोल्ड का, ये जो आपको सर्किल नजर आ रहा है ना, कहाँ चलेगा, ये जो आपको सर्किल बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये सर्किल जो है ये किस चीज का बना हुआ है? ये गोल्ड एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। उसने क्या किया, गोल्ड के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट शुरू कर दी। जब उसने बम्बार्टमेंट शुरू करी, उसने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट चले गए। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, अनडिफ्लेक्टेड चले गए, तो उसने ये कहा, अच्छा जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए तो इसका मतलब एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या है, खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब ये कि एटम के बीच में एक पॉजिटिव रीजन मौजूद है और उस रीजन को नाम दिया गया किसका, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पड़ी हुई होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है क्या, प्रोटॉन। अगर 10,000 रेज पास की गई तो उसमें से एक रे ऐसी थी जो बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये नजर आ रहा है आपको? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बैक स्कैटरिंग। जी वो एक्चुअली वो मैं पिक्चर जब ड्रैग कर रहा था तो वो ऑब्जर्वेशन मिट गई। तो अब इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाला, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन ये निकाला कि जरा पढ़िएगा, उसने ये कहा कि मास ऑफ द एटम, यानी एटम का जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है और न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये जो बात लिखी हुई है बेटा, इस बात को पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस किस कदर छोटा होता है। ठीक है, एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस किस कदर छोटा होता है। कह रहे हैं इफ वी वर टू यूज ए गोल्फ बॉल टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, द एटम वुड बी अबाउट 3 miles इन डायामीटर। अब आप अंदाजा लगाओ कि सिर्फ एक छोटी सी गोल्फ बॉल को हमने, वो तो डेल्टन्स की सिंपल एटॉमिक थ्योरी थी ना, एक सिंपल सी हम गोल्फ बॉल को कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है जो हमारे हाथ में आसानी से समा जाए, तो 3 माइल डायमीटर का एटम होगा। यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा, सॉरी एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस कैरी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और स्पिन कर रहा होता है। सही है, देखें यहां तक कि रदरफोर्ड की सारी बातें ठीक हैं। वो आपने सुना होगा कि कम बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना भी कभी कभी गले में आ जाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड की जब सारी बातें ठीक हो रही थी तो उसने एक बात ये भी कह दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है एक स्पाइरल कॉइल के अंदर। ये सबसे बड़ा भंड मार दिया उसने।
क्या बोला उसने कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम तो रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम तो रहा है, लेकिन कैसी शक्ल में? एक स्पाइरल कॉइल की शक्ल में। स्पाइरल कॉइल इस शक्ल को कहते हैं। अब इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, इन सारी बातों से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों रदरफोर्ड गलत हो गया। देखें, क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन एक जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड स्टेट से। यहाँ पे जरा देखिएगा प्लीज। लेट से ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास, बट ठीक है, गुजारा कर लें यार, चलें यार। ये हमारे पास एक शेल है, ये दूसरा शेल। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहा है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आ रहा है, तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, ये एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को हमेशा एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, जिसको फोटोन का नाम दिया जा रहा है। क्वांटाइज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो ग्राउंड स्टेट से Bohr theory was actually based on Planck's quantum theory बेटा। ठीक हो गया? इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो वह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा वो एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसा ही है। और जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में चक्कर खाता रहेगा, तो ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो एनर्जी को रिलीज करेगा। बोहर थ्योरी ने बोहर ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाते हुए एक थ्योरी पेश की, जिसको आप लोगों ने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा, बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से। और यहाँ देखिएगा जरा, ये बात जरा आपको समझनी है, ये बड़ी अहम बात है। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ 7 कलर। ठीक है, 7 कलर के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम बेटा दो तरह के होते हैं। उस थ्योरी का नाम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी था। ठीक है जी। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक होता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब हमारे पास, हाँ जी, विबग्योर, विबग्योर, शाबाश, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आई समझ में? वही बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम ही कह रहे होते हैं ना इसको, ये इमिशन स्पेक्ट्रम में ही आता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब आपके पास लाइट का सोर्स कंटिन्यूअस हो। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये जो बनी हुई नजर आ रही है आपको, अगर मैं ये बल्ब बंद कर दूं, तो क्या यहाँ पे 7 कलर्स नजर आएंगे? बोलो हाँ कि ना। ठीक है,
हाँ भाई। भाई बोलो हाँ कि ना, सारे मिलके बोलो। ठीक है जी। अच्छा अगली बात जरा सुनिएगा। किस बात पे? इस बात पे कि अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं, मोहतशिम पहले आप सुन लें पूरा, फिर मैं आपको बताऊंगा ना कैसे आते हैं। पूरी शीट बनी हुई है, वो शीट सॉल्व करवाना है। इस बात पे हाँ या ना बोलना है। अगर ये लाइट बंद कर दी जाए तो क्या ये स्पेक्ट्रम बनेगा यहाँ पे या नहीं? हाँ कि ना? नहीं बनेगा। अभी बताते हैं बेटा क्या रिलेट है, सब बताते हैं। ठीक हो गया। अब यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के लिए लाइट का सोर्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगली बात सुनो। अब हुआ क्या, लेट से ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास पहला शेल है, ये हमारे पास दूसरा शेल है। अब मैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को ले जाके स्पेक्ट्रम से रिलेट करने लगा हूं। आप ये सोच रहे होगे ये कहाँ आ गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आई बात समझ में? यानी आपको एक लाइट का मार्क नजर आएगा। जी, ये देखें, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कलर है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अब आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उठ के एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी आपको इन द फॉर्म ऑफ लाइट यहाँ पे स्क्रीन पे इस किस्म के कलर नजर आ रहे होंगे, इस किस्म की लाइंस नजर आ रही होंगी स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम किस तरीके से बना? अच्छा, मुख्तलिफ एटम का मुख्तलिफ लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि बिल्कुल, जैसे कि हीलियम का लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? रेड। नियॉन का कैसा होता है? ऑरेंज। सोडियम का कैसा होता है? येलो। यानी लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। line spectrum is used as fingerprint for the identification of element। अब वापस आते हैं। अब रदरफोर्ड को गलत भी तो साबित करना है। वापस आते हैं। रदरफोर्ड ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द का किस तरीके से घूम रहा है?
एक स्पाइरल कॉइल में घूम रहा है, उसको अभी हमें ये बात बतानी है कि भाई अगर तो स्पाइरल कॉइल में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज करता रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज करता रहेगा तो मुसलसल एनर्जी रिलीज करने से कौन सा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जबकि असल में एटम का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। बात समझ आई? असल में एटम का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड की बात तो यहीं पे गलत हो गई कि वो ये कह रहा था कि स्पाइरल कॉइल में मूव करते हैं, जबकि असल में स्पाइरल कॉइल में मूव नहीं करते, बल्कि होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर एक सर्टेन एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं, और उन एनर्जी लेवल्स को नाम दिया जा रहा होता है शेल्स का या फिर ऑर्बिट का। शेल्स या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया? बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया। मेरी बात समझ आई? ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग कट रहे हैं। खैर क्या कर रहे हैं, अभी ये टेस्ट की तैयारी भी तो कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब हम आते हैं वापस किस तरफ? अब हम आते हैं वापस, मैं शेल वाली बात दोबारा रिपीट भी करता हूँ। ये आ गया बोहर एटॉमिक मॉडल, सही है। एक काम करते हैं, जरा पीछे आते हैं। अब ये 5 पॉइंट पढ़े। इन पांचों पॉइंट को देख के आपको बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अच्छा मैं मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूँ।